हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या चल रहा था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड आई हैड डिस्कस्ड सो मेनी क्लासिफिकेशन। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करने वाला हूँ और नया नया बेसिस लेने वाला हूँ, ठीक है, फॉर क्लासिफाइंग कॉस्ट। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। वो वीडियो अधूरा था, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है, ठीक है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 देख चुके हो देन यू आर रेडी फॉर लेक्चर नंबर 3, जो कि आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 होगा। एंड इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, कंप्लीट तरीके से टाइप ऑफ कॉस्ट का जो चैप्टर है ना, ये पूरा टाइप ऑफ कॉस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मैं क्लासिफिकेशन लेने वाला हूँ फॉर क्लासिफाइंग कॉस्ट, वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखो, फंक्शन को बेस लेकर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉस्ट कैसे क्लासिफाई हो सकता है, राइट। मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूँ। आने वाले वीडियोस में, जो नेक्स्ट वीडियो, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन को बेसिस लेकर के हमारे पास 4 तरह के कॉस्ट होते हैं। पहला प्रोडक्शन, या फिर इसको बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑफिस, कह लो इसको, या एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोल रहे इसको। थर्डली हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोल लो, राइट। एंड हमारे पास फोर्थ जो कैटेगरी है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं इस चीज को डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बता दूं। मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट होते हैं 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन सी कैटेगरी थी वो? कौन सी कैटेगरी थी? ट्रेसेबिलिटी, राइट। ट्रेसेबिलिटी को बेस अगर हम लोग लें तो वहां पे कॉस्ट 2 तरह की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट में अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, कि कितना का कॉस्ट लगा होगा, देन दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को देख के या फिर प्रोजेक्ट को देख के या डिपार्टमेंट को देख के, अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें जो कॉस्ट लगा है वो कितना लगा है, राइट, देन इट्स ए इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो अगर आप लोग देखो ना, ये चारों के चारों जो कॉस्ट मैंने लिखा है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये चारों के चारों कॉस्ट ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। व्हाट इज इट? इनडायरेक्ट नेचर के ये लोग, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रेस देम इजिली, ठीक है। दे आर इनडायरेक्ट इन नेचर, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट नेचर का। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्च लगता है दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्ट्री में हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीद के लेके आया, अब उस पर वर्कर काम करेगा, ठीक है, और भी एक्सपेंडिचर लगेंगे। तो सारा जो एक्सपेंडिचर लगता है ना फैक्ट्री में, क्यों? गुड्स को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्ट्री में खर्च लगते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नाम से आपको पता चल पा रहा होगा, प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसका? रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्च करना पड़ता है दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, कोल, गैस, वाटर सप्लाई, हीटिंग, लाइटिंग, है ना, फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी वगैरह हो गया, ये सारा क्या है? फैक्ट्री में खर्च होता है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है? देखो, इसको मैं ओवरहेड इसलिए कह रहा हूँ ना, दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कंस्टिट्यूटेड अंडर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर में सारे डायरेक्ट कॉस्ट आ जाते हैं और सारे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो इनको मैं ओवरहेड भी बोल सकता हूँ, कॉस्ट की जगह मैं इनको रिप्लेस भी कर सकता हूँ ओवरहेड बोल के, राइट। देखो, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होता है ना, ऑफिस को चलाने के लिए एक कंपनी है, कंपनी का एक ऑफिस होगा, राइट। और ऑफिस को चलाने के लिए बहुत सारा खर्च लगता है। ऑफिस में मैनेजर बैठते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, इनके लिए सैलरी देनी पड़ती है। दीज आर ऑल व्हाट?
दीज आर ऑल व्हाट ऑफिस एक्सपेंडिचर, तो उसको ऑफिस कॉस्ट के अंदर में चले जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ऑफिस को सेट ही क्यों करते हैं, ऑफिस क्यों हम लोग सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काम को बांटना पड़ता है इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज समथिंग, इन ऑर्डर टू प्रॉपरली इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। जो भी पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है या नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए खर्च आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, खर्च आएगा डेफिनेटली। ऑफिस को अगर ऑफिस मेंटेन भी कर रहे हो तो ऑफिस के मेंटेनेंस का खर्च आएगा कि नहीं आएगा, राइट। दोज एक्सपेंडिचर विल कम हियर, ऑफिस से रिलेटेड सारा एक्सपेंडिचर विल कम हियर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, राइट। थर्डली हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आप समझ के होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब गुड्स बन गया, फैक्ट्री में बन गया, राइट। अब उसको क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए जो भी हमको खर्च करना पड़ता है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टीजमेंट बेस्ट एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, राइट। सामने वाली कस्टमर को जो हमसे दूर बैठा हुआ है, किसी और जगह पे बैठा हुआ है, उस तक सामान को पहुंचाना है, डिलीवरी करना है उस तक डिलीवरी करने के लिए, सामने वाली कस्टमर तक सामान को पहुंचाने के लिए जो भी खर्च लगता है, डिलीवरी कॉस्ट लगता है, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, है ना। अब आपके पास वैन है, ट्रैवलिंग वैन है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग गुड्स को लोड करते हो, उसके पास में हर जगह चले जाते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। ट्रक्स हो गए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आप सामान को लोड करते हो, जाके हर जगह अनलोड कर देते हो, जहाँ पे डिमांड आई है, जहाँ से आपको ऑर्डर है, वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, दैट इज व्हाट। ये सारा खर्चा क्या है, ये सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है, ठीक है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में हमको खर्च आया है उसको हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग क्यों करें सर, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, गुड्स बनाती है, ऑल राइट, गुड्स बनाती है, तो हो सकता है कि वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है ना, वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है वो हो सकता है कि उसका नया यूज आ गया, जो प्रोडक्ट बना रही है ना, हो सकता है मार्केट में अब वो एबॉलिश होने वाला है, मार्केट से ऑब्सोलेट होने वाला है, वो प्रोडक्ट को आपको खरीदेगा नहीं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा मार्केट में। अगर कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में रहे, कंपनी चाहती है कि मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखे, ठीक है, जिस तरीके से पहले बना के रखी, तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। एक प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ना, मेच्योरिटी स्टेज में आ गया, फिर वो प्रोडक्ट गिरने लगेगा, प्रोडक्ट में उसकी डिमांड कम होने लगेगी, तो नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि जो पुराना प्रोडक्ट कंपनी चला रहा था, पुराना प्रोडक्ट जो कंपनी चला रहा था उसके नए नए यूजेस निकालने पड़ेंगे, है ना, तो ताकि मार्केट में हमारा डिमांड जो है वो थोड़ा बढ़ पाए, राइट। तो ये सारा चीज़ को करने के लिए हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी खर्च आता है। तो ये मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट आवर कॉस्ट इन 4 पार्ट्स, प्रोडक्शन, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। सो ऑन दिस 4 कैटेगरी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, राइट। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, जो भी मैंने आप लोगों को बोला है, डू रफ राइटिंग उसको कर लो, उसको ये रहा। ऑल राइट फ्रेंड्स, आइए एक नया क्लासिफिकेशन लेते, ठीक है, एक नया बेसिस लेते हैं कॉस्ट को क्लासीफाई करने के लिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग देखेंगे कि कॉस्ट को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 कॉस्ट वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। क्या है नंबर 1 कॉस्ट वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है क्या, कभी सुना है क्या मार्जिनल वर्ड? मार्जिनल वर्ड मतलब एक एक्स्ट्रा, एक अधिक, एक ज्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं तो उस एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को कितना खर्च आएगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। अगर क्या बोला मैंने, मैं इतना सारा प्रोडक्ट बना रहा हूँ मार्केट में, मैं हूँ, ठीक है, मेरा कंपनी है मार्केट में जो कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट का नाम है एक्स। अगर एक्स का मैं बहुत सारा यूनिट बनाता हूँ, अगर एक्स का एक और यूनिट बनाऊँ, एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना खर्च आएगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर में 2 कंपोनेंट आते हैं। पहला जितना डायरेक्ट कॉस्ट है मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो आएंगे है ना। मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आएंगे प्लस वेरिएबल ओवरहेड आएगा। ओवरहेड मैंने आप लोगों को बताया था, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, अभी के लिए बस इतना जानो, ओवरहेड का मतलब होता है सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ओवरहेड। उसमें से जो वेरिएबल पोर्शन होगा ना वो आएगा यहाँ पे, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आएगा, वेरिएबल पोर्शन आएगा यहाँ पे, राइट। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल इन नेचर होता है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वो पूरा का पूरा वेरिएबल इन नेचर होता है। एंड वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है,
वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, जो कि वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी घटेगा, राइट। और प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट मतलब अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाता हूं तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर में क्या किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड, ऑलराइट, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट से एक चैप्टर मुझे याद आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप इस चीज़ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर होगा। अभी बेसिक के लिए आप इतना समझो, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प बहुत करता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट का कंपोनेंट क्या हो गया, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड, दिस विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ओके। अब जो मैं सेकंड कॉस्ट लेने वाला हूं वो है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे, डिफरेंशियल कॉस्ट। ये क्या है देखो, डिफरेंशियल कॉस्ट, बड़े ध्यान से समझना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या बोलता है, द चेंज इन कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब द चेंज इन कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, चेंज इन कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का लेवल चेंज होने के कारण, प्रोडक्शन का लेवल चेंज होने के कारण मेरे कॉस्ट में कितना चेंज आया है ना। प्रोडक्शन का लेवल अगर मैं चेंज कर रहा हूं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा घटा रहा हूं, तो मेरे प्रोडक्शन की क्वांटिटी के बढ़ाने घटाने के कारण में मेरा कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट जो चेंज है ना, दैट चेंज इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल अमाउंट, ओके। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है ये, ध्यान रखना। प्रेजेंटली देखो, प्रेजेंट में मैं क्या करता हूं, और फ्यूचर, चलो फ्यूचर में मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा। प्रेजेंटली मैं क्या करता हूं पता है, प्रेजेंटली मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, और फ्यूचर में मैं सोचता हूं 15,000 यूनिट्स बनाऊंगा, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है पता है, यहाँ पे 5 रुपया, यहाँ पे भी 5 रुपया। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट का नेचर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स होता है, लेकिन टोटल में वैरी करेगा, है ना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ तो, एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट अगर 5 है तो 10,000 यूनिट के लिए 50,000 हो जाएगा, है ना। एक यूनिट के लिए 5 रुपये लगता है वेरिएबल कॉस्ट, तो 15,000 यूनिट के लिए 75,000 लगेगा, 75,000 रुपीज, ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता है कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50,000 है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 50,000 ही होगा, राइट। मैंने बोला था आउटपुट के बढ़ने घटने से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे बताओ मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट मेरा यहाँ पे कितना है, 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है मेरा, 1,25,000 आ रहा है। मेरा प्रोडक्शन लेवल में चेंजेस कितना बताओ, 15,000 मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 15,000 यूनिट मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। मैं पहले 10,000 बेच रहा था, सॉरी 15,000 मैं बोल रहा हूँ, 5,000, आई एम रियली वेरी सॉरी। पहले मैं 10,000 यूनिट बेच रहा था, अब मैं 15,000 यूनिट बेचना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि 10,000 यूनिट मैं अभी बेच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं 15,000 यूनिट और बेचूँ, ठीक है। अगर मैं टोटल 15,000 बेचूंगा तो सोचो मेरे को और कितना खर्च करना पड़ेगा, 25,000 रुपये, दैट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बस वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, 25,000 जो डिफरेंस आ गया ना, 25,000 का डिफरेंस हमको बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट। द डिफरेंस इन कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन के कारण में कॉस्ट में कितना चेंजेस आया, 25,000 रुपया मेरा चेंजेस आ गया कॉस्ट में, अगर मैं 5,000 से अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, राइट। तो दैट इज व्हाट, दैट इज माई डिफरेंशियल कॉस्ट। इसको नोट डाउन कर ले फ्रेंड्स, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आइए देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन, थोड़ा टेक्निकल हो गया, आसान करता हूं, देखो क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आपके पास है 10,000 रुपीज, ठीक है, आपके पास है 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए के साथ में आप दो चीज कर सकते हो, 10,000 रुपए को आप दो चीज कर सकते हो।
पहले तो ये 10,000 रुपये को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो, ठीक है। अगर बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो आपको 8% पर एनम, से फॉर एग्जांपल 8% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल के अंत में इस 10,000 रुपये के ऊपर में, 10,000 के ऊपर में 8% मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा बता दो, 800 रुपये मिलेगा, राइट। साल के अंत में आपको, अब रिलीवरी सॉरी, ये आपका हो गया, हाँ ठीक तो है, 800 ही होगा, राइट, है ना। मैं बोला अगर मेरे पास 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये को अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो साल के बाद में मुझे 800 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं इस 10,000 रुपये को बैंक में डिपॉजिट नहीं करता हूँ, अपने बिजनेस में लगा देता हूँ, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस का ग्रोथ के लिए बिजनेस में मैं ये क्या लगता हूँ, 10,000 रुपये लगा देता हूँ, ठीक है, बिजनेस में मैं ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा कि कम से कम मैं इस 10,000 रुपये 8% तो कमाऊँ, यही आप चाहोगे ना। क्योंकि सोचो यार, ये 10,000 रुपये अगर आप बैंक में लगाते हैं तो कम से कम आपको साल में 800 रुपये का इनकम होता कि नहीं होता, 800 रुपये का इनकम होता कि नहीं होता। 10,000 रुपये अगर बैंक में आप रख देते, साल भर रख के भूल जाते, तो आपको 800 रुपये का इनकम हो जाता एक साल के बाद में, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि अगर बिजनेस में भी अगर 10,000 रुपये लगा रहे हो, साल भर अगर बिजनेस में 10,000 रुपये अगर आपका लगा हुआ है, तो आप साल में कम से कम मिनिमम 800 रुपये तो कमाओ ही कमाओ, यही आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो ये जो 800 रुपये का अगर आप बिजनेस में लगाते हो, ये जो 10,000 रुपये आप बिजनेस में लगा रहे हो और आप बैंक में नहीं लगा रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 10,000 रुपया आप बिजनेस में लगा रहे हो और बैंक में नहीं लगा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि ये 800 रुपया मैं कमाऊँ। तो ये 800 रुपया आपके लिए क्या बन जाएगा पता है, कॉस्ट बन जाएगा। ये 800 रुपया आपके लिए क्या बन जाएगा पता है, कॉस्ट बन जाएगा। ये कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी क्यों बोले, क्योंकि आपने क्या किया, इस 10,000 रुपये के 10,000 रुपये को अपने बिजनेस में लगाया, तो 10,000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाए। अगर आप बैंक में डिपॉजिट 10,000 नहीं कर पाए तो ये 800 नहीं कमा पाओगे। तो ये जो 800 रुपये आपने लॉस कर दिया ना, अपॉर्चुनिटी था आपके पास 800 रुपये कमाने का, उस 800 रुपये का अपॉर्चुनिटी कमाने का जो आपने लॉस कर दिया ना, उस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया, वो जो लॉस है वो लॉस भी आपकी कॉस्ट बन जाएगी यहाँ पे, है ना, वो लॉस भी आपकी कॉस्ट बन जाएगी यहाँ पे। इसी को बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब जब भी डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा यूजफुल रोल प्ले करेगा फ्रेंड्स। हम लोग जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन लेना मैं सिखाऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग किस तरीके से कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉर वन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या था, हमारे पास दो अल्टरनेटिव थे, बैंक में डिपॉजिट करो या फिर बिजनेस में लगाओ। बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो 800 कमाऊंगा साल में, और अगर बिजनेस में लगाता हूँ तो कम से कम 800 कमाना चाहूंगा। अगर 800 नहीं कमाता हूँ, 700 कमाता हूँ, तो इससे बेटर था ना यार बिजनेस में नहीं लगाता, कहाँ लगाता, बैंक में लगा देता। बैंक में 800 मिल रहा था, बिजनेस में लगा के मैं 700 कमा रहा हूँ, बेटर होता है कि मैं अपना बैंक में लगा देता, राइट। तो बैंक में जो इंटरेस्ट मेरा लॉस हो रहा है ना, बैंक में जो मेरा इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, बैंक का मेरा इंटरेस्ट कितना लॉस हुआ, 800 रुपये लॉस हुआ, है ना। बैंक का मेरा इंटरेस्ट कितना लॉस हुआ, 800 रुपये लॉस हो गया। मैं बिजनेस का 800, जो 10,000 रुपये में 800 रुपये का इंटरेस्ट नहीं कमा पाऊंगा, तो जो 800 रुपये का इंटरेस्ट मेरा लॉस हो गया, दैट लॉस विल बिकम ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो कॉस्ट बन के यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप इट्स क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो कॉस्ट है, ये दो कॉस्ट को मैं एक साथ समझाना चाहता हूँ। देखो, एक है हमारे पास इंप्यूटेड या नोशनल कॉस्ट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंप्यूटेड या नोशनल कॉस्ट। एंड सेकेंडली हमारे पास है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। देखो, इंप्यूटेड या नोशनल कॉस्ट क्या कहता है, ये एक ऐसा कॉस्ट होता है जिसका नो कैश आउटफ्लो, कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। एक ऐसा खर्च जिसका कैश आउटफ्लो नहीं होगा, मतलब इसका किसी को पेमेंट नहीं करना है, ये खर्च का पेमेंट हमको नहीं करना पड़ेगा। इंप्यूटेड या नोशनल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जिसका पेमेंट हमको नहीं करना पड़ेगा, बस हम इसको कॉस्ट की तरह कंसिडर करते हैं, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। हमारे खुद के कैपिटल पे हम लोग क्या देते हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब आप खुद के बिजनेस का खुद ही मालिक हो, खुद ही चला रहे हो, राइट। एंड देन उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर उसमें आप क्या सोचते हो ना, मैंने अपने बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल। बाहर वाले जो मेरे बिजनेस में लगाए हैं उसको कहते हैं लाइबिलिटी, है ना। लाइबिलिटी के ऊपर मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में खुद का पैसा लगाया है, ठीक है, खुद का पैसा इंगेज किया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल पे आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि यार ये कैपिटल फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं, अगर ये 50,000 मैंने अपने बिजनेस में नहीं लगाता, कहीं और लगाता, कहीं और डिपॉजिट कर देता, बैंक में डिपॉजिट कर देता, वहां से तो इंटरेस्ट कमाता ना,
वहां से तो इंटरेस्ट कमाता है, लेकिन अब मैं वो पैसे को वहां नहीं लगा रहा हूँ, अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, तो मैं क्या चाहूंगा कि यार मेरे कैपिटल के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिले, है ना, मेरे कैपिटल को भी इंटरेस्ट मिले। ऐसा सोच के कि अगर ये पैसा मेरा नहीं होता किसी और का होता, ऐसा सोच के कि मेरी ये पैसा अगर मेरा नहीं होता किसी और का होता, तो कम से कम मेरे को 8% या 10% इंटरेस्ट देना पड़ता। इस 50,000 रुपये जो कैपिटल का अमाउंट है उस पर 8% या 10% मेरे को किसी को इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, ऐसा तुलना करते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग अपने आप को इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कैपिटल की भी कॉस्ट है, ये कैपिटल मेरी है तो क्या हुआ, ये पैसे मेरे तो क्या हुआ, इसकी भी कीमत है, तो कीमत को निकालो। कीमत क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है कि नहीं खर्चा है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो, इंप्यूटेड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, नो कैश आउटफ्लो, मतलब इस पे कोई पैसा का पेमेंट नहीं करेगा। यार अपने आप को तो पेमेंट थोड़ी करोगे, अपने बिजनेस में आप पीएल में डेबिट करके दिखा रहे हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्च बोल के दिखा रहे हो, उसका पेमेंट हुआ क्या कहीं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप लिखते हो तो क्या इसका पेमेंट होता है, नहीं होता, ये तो जाके आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है, लेकिन खर्च की तरह आप लोगों ने इसको पीएल में डेबिट कर दिया, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं कि नो कैश आउटफ्लो, पैसे का पेमेंट किसी को नहीं करना पड़ता। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अपने कैपिटल के ऊपर में आप खुद इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, अपने कैपिटल के ऊपर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड वो क्या है, हमारा नोशनल कॉस्ट है। ठीक है, इसका पेमेंट हमको किसी को करना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल खुद का लैंड है, खुद का जमीन है, उसी पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बोलोगे नोशनल रेंट, वो बोलोगे, आप क्या करोगे पता है, आप ऐसा सोचोगे कि इतना बड़ा ज़मीन है, इस पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपना फैक्ट्री सेटअप किया हुआ हूँ। ठीक है, अगर ये ज़मीन मेरा खुद का नहीं होता, मैं किसी और से भाड़े पे ये ज़मीन लेता, तो मेरे को उसको रेंट देना पड़ता हर महीना 10,000 रुपया, साल में कितना हो गया, 1,20,000 रुपया। आप सोचते कि किसी और से रेंट पे ये ज़मीन लेता तो 1,20,000 रुपये का महीना में उसको रेंट पे करता रहता, राइट, यही आप सोचते हैं। तो क्यों ना मेरा मतलब लैंड, ये लैंड मेरा है, मानता हूँ ये लैंड मेरा है और मैं ही इस पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो इस लैंड की रेंट की कीमत है ना, ये लैंड अगर मैं किसी को दे देता तो वहां से मेरे को रेंट आता, तो मैं क्या चाहूँगा, कम से कम इस रेंट पे, समझ रहे हो, कभी कम से कम इस लैंड पे मैं इतना तो रेंट कमा लूँ, तो उसको क्या करते हो आप, कॉस्ट की तरह समझ लेते हो। आप क्या सोचते हो, उसको नोशनल बना देते हो, आप क्या करते हो, उसको बुक में डेबिट कर देते हो, खर्च की तरह दिखा देते हो कि यार इस जो लैंड है इसकी भी कीमत है, पर एनम मेरे को इसमें से इतना इतना खर्च लगता है। ठीक है, ऐसा बोल के आप दिखाते हो और वहाँ पे डेबिट कर देते हो। लास्टली हमारा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये सिंपल कॉस्ट है जो आप जानते हो, जिसमें कैश आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है। नोशनल कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट में कैश आउटफ्लो नहीं होता, यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होता है, राइट, यहाँ पे आउटफ्लो होता है। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन मुझे बताओ तो, डेप्रिसिएशन जो हम लोग देते हैं वो इंप्यूटेड कॉस्ट है या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है? नो सर, इट्स नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इट्स इंप्यूटेड कॉस्ट। क्यों, इसका पेमेंट नहीं होता, इट्स नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, राइट। और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलता है वो कॉस्ट जिसकी पेमेंट हमको करनी पड़ती है, जिसका पेमेंट हमको करना पड़ता है, हमारे पॉकेट से कैश निकलता है पेमेंट होने के लिए। ठीक है, तो हर वो एग्जांपल यहाँ पे फिट हो जाएगा, राइट। तो ये रहा हमारे पास में इंप्यूटेड या नोशनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। लास्ट क्लासिफिकेशन में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसके साथ में ये चैप्टर को क्लोज करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, राइट फ्रेंड्स। आइए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो देखो इसमें हम लोग दो क्लासिफिकेशन लिखते हैं, एक चार्ट की तरह दिखाता हूँ। पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकेंडली हमारे पास होगा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इसमें फिर फर्दर दो कैटेगरी आएगा आपका, ठीक है, एक आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा, फिर और एक आएगा हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा। ओके, ये सारा क्लासिफिकेशन है हमारे पास। देखो पहले हम लोग समझते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या था। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट। क्यों इनकर किए हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विस को रेंडर करने के लिए, या एसेट का एक्विजिशन के लिए। ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए आपको पता है कि फ्यूचर में मतलब पास्ट में आपको कितना खर्च करना पड़ा था, या अगर आपने कोई सर्विस दी है तो सर्विस को रेंडर करने के लिए आपको पास्ट में कितना खर्च करना पड़ा था, या फिर अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है तो एसेट के एक्विजिशन के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ा था, राइट। ये आपको पता होता है। दीज आर ऑल हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में आप कर चुके होते हो, एंड आप अभी आकर देखते हो कि यार
मेरा पास्ट में खर्च कितना हुआ था, अगर मैं ये गुड्स बना रहा था तो इस गुड्स को बनाने के लिए खर्च मेरा कितना लगा था, अगर मैं ये सर्विस दे रहा था इस सर्विस को देने के लिए मेरे को कितना खर्च लगा था, अगर मैं ये एसेट एक्वायर कर रहा हूँ तो एसेट को एक्विजिशन के लिए मुझे कितना खर्च लगा था। आप पास्ट में ही खर्च कर चुके हो और अभी आके देख रहे हो, इट्स लाइक ए पोस्टमार्टम। सब कुछ होने के बाद अब आप आके देख रहे हो, एनालिसिस करो कि हाँ कितना 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 खर्च लगा। दैट इज व्हाट हिस्टोरिकल कॉस्ट। इधर आ जाते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हाट इज इट? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब होता है पहले से डिटरमाइन कर लो, किसी भी चीज़ का ऑर्डर मिला, प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला, आप एक कंपनी हो जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो और जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए आपके पास ऑर्डर आया, राइट, उसके लिए बहुत सारा बल्क में ऑर्डर आया, तो आप क्या करना चाहोगे ना, चलो उसके लिए अगर आपके पास ऑर्डर आया ना तो उसके लिए आपके पास कॉस्ट का स्टेटमेंट होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप नॉर्मली बनाते हो, ठीक है, नॉर्मली बनाते हो तो क्या होगा ना यार, तो उसका तो आपके पास स्टेटमेंट होगा ना, हाँ एक यूनिट को बनाने के लिए मेरे पास इतना 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 खर्च लगता है, तो आपके पास जितना यूनिट का ऑर्डर आया उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करके आप उसको सेलिंग प्राइस बता दोगे, वो एक दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ऐसा होता है ना जब कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ऑर्डर मिल गया जो आप जनरली नहीं बनाते हो, ठीक है ना, बहुत इरेगुलरली वो प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, या फिर कोई नया सा ही प्रोडक्ट बनाने वाले हो और उसका ऑर्डर आपके पास आया, या फिर अगर आप कोई एक नई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास पहला ऑर्डर आया, तो क्या करोगे आप सामने वाली पार्टी को क्या बताना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा, क्योंकि समझ लो यार मेरा एक बिजनेस है, पूरा नया बिजनेस है, अभी प्रोडक्शन करना स्टार्ट ही किया हूँ, मेरे को ऑर्डर आ गया सामने वाली पार्टी से, बोला 1000 पीसेस चाहिए, 1000 पीसेस का रेट बताना पड़ेगा ना, तब तो डील फाइनल होगी। 1000 पीसेस का रेट मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो कॉस्ट नहीं पता, मैंने तो बिजनेस स्टार्ट की है, कैसे चलेगा, कैसे सामने वाली पार्टी को सेलिंग प्राइस बता पाओगे? अरे आपके पास कॉस्ट आपका पता होगा कि हाँ इतने सारे यूनिट्स को बनाने के लिए मेरे को इतना खर्चा लगेगा, फिर प्रॉफिट ऐड करूँगा तो सेल्स वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, तब सेलिंग प्राइस मैं उसको बता पाऊंगा। लेकिन मेरे को तो कॉस्ट का पता नहीं, तो मैं क्या बोलूँ, उसको रिटर्न कर दूँ, ये बोल के उसको मना कर दूँ कि सर मुझे तो पता नहीं कि मेरे को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, है ठीक है, बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा मुझे पता नहीं, तो मैं आपको सेलिंग प्राइस कैसे बताऊँ, तो एक काम करो मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता, ऐसे बोलना है क्या? नहीं, आप क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे, पहले से डिटरमाइन कर लोगे कि यार अगर मेरे को कोई ऑर्डर आता है तो मैं इसको इतने में तो ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, इतने में तो ये प्रोडक्ट बन ही जाना चाहिए, ठीक है। सब आपने क्या किया, एस्टिमेट किया, सब चीज़ का एस्टिमेशन लगाया, इतना होगा, ठीक है, इसमें इतना मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, जितना एक्सपेंडिचर है सारा ऐड करने के बाद आपने क्या किया, एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाला, उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके आप सेलिंग प्राइस निकालते हो और वो सामने वाली पार्टी को बताते हो, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो। लास्ट में जो होगा वो आप लोग एडजस्टमेंट करोगे, राइट, उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ऑर्डर मिलने से पहले ही आप क्या कर लेते हो, है ना, पहले से ही आप सारा स्टेटमेंट देख के एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो, दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पहले से डिटरमाइन कर लेते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट इनकर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर करना पड़ा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझेंगे, अच्छे से पूरा कंसेप्चुअली जाएंगे, ठीक है, वर्ड्स के परे जाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट इनकर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए कितना खर्च लगेगा, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एस्टिमेटेड कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का या फिर उस चीज़ का आप एस्टिमेशन निकाल रहे हो कि हाँ इतने में ये प्रोडक्ट का बन जाना चाहिए, इतने में ये प्रोडक्ट रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू एस्टिमेट सच काइंड ऑफ कॉस्ट, व्हेन यू एस्टिमेट सच कॉस्ट, दैट इज नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के अंदर में दो कैटेगरी, स्टैंडर्ड एंड एस्टिमेट। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब द कॉस्ट इनकर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने बता दिया, व्हेन यू एस्टिमेट द कॉस्ट, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स और रेंडर द सर्विस, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड इन द पास्ट में आपने जितना भी कॉस्ट इनकर्ड कर लिया है, एंड अभी आप आके क्या कर रहे हो, एनालिसिस करो कि हाँ इतना कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा मुझे, फॉर व्हाट, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, राइट। सो फ्रेंड्स आई थिंक मेरा ये चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो से आपको क्या मिलेगा, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल देन आप मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, जल्दी करो, चैनल को ग्रोथ करने में आप मेरी हेल्प करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, इस चीज़ का बेनिफिट सब लोग उठा पाएँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।